गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पर। हम लोग जो अध्याय 12 का बात कर रहे हैं, इसमें अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं, है ना। देखिए, अगला टॉपिक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। अब देखिए, सामाजिक, सामाजिक का मतलब जो समाज आप जानते हैं ना, घर गांव में एक समाज का समूह होता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होता है तो लोग आते हैं, वो क्या है, एक समाज है। परिवार भी एक समाज का ही अंग है। ठीक है, तो वो सब क्या है, एक समाज का अंग है। ठीक है। आर्थिक, जैसे रुपए पैसे लेन देन करते हैं हम आर्थिक व्यवस्था के तहत। राजनीतिक, जितने भी नियम कानून सब आते हैं, ये राजनीतिक नेता नागरिक, ये जो है आपका शासन करने वाले जितने सरकार हैं, ये सब किस क्षेत्र में आएंगे, राजनीतिक। और उसके बाद न्याय, जो अगर कहीं गलती हो रहा है, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो न्याय देने के लिए न्यायपालिका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हैं। चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक या अधिकार है वह उसे मिले, और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दंडित हो, है ना। तो वह क्या हो, दंडित हो। कह रहा है कि न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक है या अधिकार है वह उसे मिले, और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दंडित हो। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि वो कैसे। मान लीजिए आपका कोई वस्तु है और आपका उस वस्तु पर अधिकार है, और इस वस्तु को कोई व्यक्ति या लड़का ले लेता है ना। तो मान लीजिए आपका एक छोटा सा वस्तु है, मान लो एक खिलौना ही है, और इस खिलौना को कोई ले लेता है। तो इस खिलौना के लिए आप इससे क्या करते हो, मांगते हो। मांगने पर नहीं देता है तो लड़ने लगते हो, है ना। लड़ते हो, और नहीं देता है तो मारने लगते हो, है ना। उसे बहुत मारते हो, उसके बाद फिर उससे लूट लेते हो। तो क्यों लूटे आप, क्योंकि वो आपका था, वो आपका उसमें अधिकार था कि नहीं ये मेरा है, और अगला ऐसा ले लिया है तो मैं लूंगा अपना। तो यही से अधिकार क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपके घर में आपके पापा 4 सेब लेके आते हैं। कितने सेब लेके आते हैं, 4 सेब लेके आते हैं, और आप लोग 2 भाई हो, या भाई बहन, मतलब एक बहन और एक भाई। अब ये बताइए कि ये आप लोग के लिए ही लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 सेब है, तो कितनी कितनी पड़ेगा, 2-2 पड़ेगा, 2-2 पड़ेगा ना। लेकिन आपके पापा आपको, यानी आपके बहन को 2 देती है, और मान लो आप लड़के हो तो आपको 1 देते हैं। अब आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि पापा मुझे 1 देते हैं और दीदी को 2 देते हैं। तो कहोगे नहीं मुझे भी 2। तो वहां से आपका अधिकार क्रिएट हो गया कि नहीं, अगर दीदी को 2 मिला है तो मुझे भी 2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पे न्याय कैसे होगा, तो न्याय यह होगा, आपकी मम्मी आती हैं वकील बन करके, और मम्मी कहती हैं कि ऐसा करिए कि जो ये गुड़िया को 2 दिए हैं, तो ठीक है अभी तो 4 था, तो 4 में 2 गुड़िया को दे दिए, 1 उस लड़के को दिए, तो अभी आपके पास 1 बचा, 1 उस लड़के को दे दो ना। ठीक है, अब जैसे ही आपको मिल जाता है आप चुप हो जाते हो, आपका अधिकार मिल गया, आपको उस वस्तु को जो है दे दिया गया, आप प्राप्त कर लिए, आपकी समस्या खत्म। तो उसी प्रकार हमारे जो है देश में अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून में
या कोई जमीनी विवाद होता है तो उस जमीनी विवाद को निपटाने के लिए एक न्यायालय होता है ना। क्या होता है? एक न्यायालय होता है। और उस न्यायालय, तहसील जानते होंगे, है ना। कोर्ट होता होगा, आप जानते हैं, कोर्ट होता होगा, नहीं वो है। आप चले जाते हैं कि नहीं हमारा ये फलना के साथ ज़मीन का विवाद है और ये फलना ये भी जाता है, तो अब हकीकत जिसका होगा ये कोर्ट जज सुना देगा कि नहीं व्यक्ति नंबर ए का ये ज़मीन है तो बी इस पर अपना अधिकार फालतू का जमा रहा है, इसलिए बी का नहीं होगा, ज़मीन ए का होगा, ए को मिल जाता है, विवाद खत्म हो जाता है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ गए, ठीक है। अगर नहीं मानता है तो उसे दंडित भी किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? जेल। उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये व्यक्ति है, ठीक है, लो जेल में व्यक्ति बंद, कैद हो गया, निकलो बाहर, ठीक है। तो इस तरह से चलिए आगे। अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनीतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार उसे दिलवाएं और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार ना खोए, ठीक है। न्याय गहरे रूप में समानता और समान अवसर की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। न्याय देखिए वो कभी भी गरीब और अमीर नहीं देखता है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, वो वाकई में जो जिसको चाहिए वो हकीकत न्याय देता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नहीं कुछ ऐसे होते हैं अमीर लोगों की तरफ ऐसा न्याय आ जाता है। ये देखिए कुछ ऐसे विवादित बातें हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, जो कि ये ऐसा है, देखने को मिलता है। हमारा अगर ये कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, ये न्याय सिस्टम में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता है तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे। अतः यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाले कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। वास्तव में न्याय एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है। किसी का अधिकार क्या हो, यह किस आधार पर निर्धारित करें, इन पर कई मत हो सकते हैं और नए विचार उभर सकते हैं। इस कारण समय समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से अपेक्षित है, अर्थात अपने भारत से अपेक्षित है, ठीक है। तो आप इसके बारे में आंसर लिख पाएंगे, है ना। तो लिखना, समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप एक दो उदाहरण भी फिट करके दे सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विचार, क्या हो गया, हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। देखिए क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में आपको निर्णय लेना है या आप खुद कोई भी काम करना चाहते हैं, है ना, तो उसका निर्णय आप खुद लें। अगर आप उसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप या तो अपने विचारों से गुलाम हैं या दूसरों से गुलाम हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र हैं, स्वनिर्णय लेने का अधिकार आपके पास संविधान में दिया गया है, ठीक है। आप स्वनिर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है।
अब अपने जीवन को संचालित करने के लिए, अपने जीवन जीने का आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है। आप कैसे अपना जीवन को जीना चाहते हैं, आप संत बन के जीना चाहते हैं, है ना, या आप अधिकारी बनना चाहते हैं, बिल्कुल आपको स्वतंत्रता दिया गया है। आप कुछ भी बन सकते हैं जो आपको बनने की इच्छा है, बट उसके जो है लायक काम करना होगा। जैसे मान लीजिए अब अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आप कलेक्टर का पढ़ाई करेंगे ना, कि डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर का पढ़ाई करेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर का पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। इस तरह से कलेक्टर का पढ़ाई करेंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग, अगर किसानी क्षेत्र में आप किसान का काम करेंगे, खेती किसानी करने में आप एक्सपर्ट हैं तो आप किसान बन जाएंगे, ठीक है। उद्योग चलाने के लिए, आप उद्योग लगाने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं हमें उद्योग लगाना है, बहुत अच्छा हमें उसमें लगता है, तो आप उद्योगपति बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको राजनीति में अच्छा लगता है, आप समाज सेवा करने लगे, पॉलिटिकल में आ गए, तो आप नेता बन जाएंगे। देखिए नहीं, ये आपको ये जितने एरिया है, ये सारा एरिया में आपको बनने की स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना। कोई कह रहा है कि आप ये काम करो, ये आपको मानने के लिए बाध्यता नहीं है कि आप मानो ही मानो, उसके अनुसार ही चलो, बट अगर आप गलत चलते हो तो बात को मानना पड़ेगा। वहीं पे आपका कानून का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि आपने खुद कर दिया कि आपने नियम के तहत नहीं चला, तो आपको कोई ना कोई टोकेगा। अगर मान लो ये रोड है, इस रोड में, अब ये रोड है, इस रोड में जहाँ जाने का ऐसे और आने का ऐसे है, तो आप भी आ रहे हो इधर से ही और ये भी इधर से जा रहा है, तो दोनों के बीच टक्कर ही ना होगा। आप अपना साइड में जाइए, वो अपना साइड में जाएगा, है ना। तो इस तरह से चलिए आगे। भारत के हर नागरिक को खुद सोचकर अपने विचार बनाने, उनके अनुरूप जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी भी, यानी किसी की बात मानने या न मानने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या न करने का अधिकार होगा, ठीक है। नागरिक कैसे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और सोचें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इसकी केवल एक शर्त है कि इससे दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न हो, यानी किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने का प्रयास न करें। देखिए क्या है कि आप कोई भी व्यक्ति को अपने पास अगर काम के लिए इनवाइट करते हैं, काम के लिए आता है, तो आप 8 घंटे ही काम करवाएंगे, क्योंकि देखिए एक नियम है, अगर 8 घंटे में अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं और आप अगर 12 घंटा काम करवा रहे हैं उसे दबाव डाल करके और 100 रुपया ही दे रहे हैं, तो आप उसका अधिकार का हनन कर रहे हैं। अगर वो कह भी रहा है और अगर आप बात नहीं मान रहे हैं तो उसका भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहे हैं आप। तो ऐसा न करें, ठीक है। लोगों को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं है। अगर मान लो एक 12 से 15 साल यानी 12-13 साल का लड़का है और अगर उसे होटल में काम करने के लिए लगा दिया जाए, कारखानों में काम करने के लिए लगा दिया जाए, तो सोचिए कि उसका अधिकार का हनन हो रहा है। अगर वो अपना बात रख पा रहा है, कह भी रहा है कि नहीं मैं नहीं काम करूँगा, और उसकी अभिव्यक्ति को आप नहीं सुन रहे हैं, तो भी उसका अधिकार का हनन है, ठीक है। चलिए आगे। न्याय की तरह स्वतंत्रता भी एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे कानूनी रूप में परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है
कि हर व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने के लिए सक्षम बने। उसे अपने परिवार, समाज, बड़े बुजुर्ग, पति या पत्नी या शासन के प्रभाव से मुक्त होकर सोचने व निर्णय लेने के अवसर मिले। बिल्कुल, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, पति हो या पत्नी है या कोई भी व्यक्ति हो, एनीबॉडी, है ना, शासन के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होकर के उसे सोचने का, निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए, और मिलता भी है और मिला भी है। और उसमें यह सामर्थ्य भी हो, इसी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को उभार सकता है और अपने आप को विकसित कर सकता है। क्या इस स्वतंत्रता की कोई सीमा हो सकती है? यदि हाँ, तो वह क्या हो, किस प्रकार लागू हो, इन बातों पर भी कई विचार हैं। इस बारे में आप समझ भी, है ना, इस बारे में आम समझ भी समय के साथ विकसित होती रही है। आम समझ यानी हमारे समाज की समझ, आम जनता की समझ कि उनका क्या जो है आवश्यकता है, इसके आधार पर हम उस समझ के बारे में जो है सीखते हैं। देखिए, समाज में लोग सीखता भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज में ऐसे ही रहता है, समाज में सीखता भी है। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं हम। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मान लीजिए आपको कोई अवसर मिल रहा है कि नहीं भाई, एक व्यक्ति है, बोल रहा है कि आप हमारे पास काम करने आइए, मैं आपको जीवन भर के लिए नौकरी दे रहा हूँ। ठीक है, और आप ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन इस अवसर को अगर आप लेते हैं तो आप जीवन भर के लिए नौकरी मिल जाएगा। अगर इस अवसर को आप नहीं लेते हैं तो आप स्वतंत्र रहिए, फिर आर्थिक रूप से जो है परेशानी आपको होगा। तो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, है ना, जैसे मान लीजिए कोई आप अधिकारी बन जाते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ जाता है ना। जाएंगे तो कहेंगे वो भाई साहब आए हैं, वो साहब, वो अधिकारी जी आए हैं, ठीक है, इस तरह के ये आए हैं, तो क्या है, एक मान, एक सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए हमारे हर स्टूडेंट बिल्कुल अधिकारी बने और सबका मान सम्मान अवसर मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका मूल चीज़ आपको बता दिया गया, बाकी आगे इसमें सारी चीज़ें समझते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संविधान दो तरह की समता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा की समानता भारत में कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। सदियों से हमारे समाज में पितृसत्ता कहने का मतलब पिताजी का ही वहाँ पे वर्चस्व चलता है। जातिवादी और सामंतवाद के चलते हैसियत या प्रतिष्ठा में बहुत असमानता थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अस्पृश्य भी माना गया और इस कारण वे अनेक अधिकारों से वंचित रहे। दूसरी ओर समाज में कई श्रेणियां बनी हुई थी जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। उदाहरण के लिए राज परिवार और उनसे जुड़े लोगों एवं ऊंची जाति के लोगों को आम लोगों से अलग माना जाता था। इनके अलावा कई लोग जो अंग्रेजी शासन के वफादार थे, उन्हें शासन की ओर से विशिष्ट दर्जा प्राप्त था, उनका मान सम्मान अधिक था, है ना। इन असमानताओं को खत्म करने की बात की गई ताकि हर व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन
जी सके, किसी का गुलाम नहीं रहना है ना, और अपने मनचाहे काम कर पाए, इसके लिए दो तरह के कदम उठाए गए। कितने तरह के कदम उठाए गए? दो तरह के कदम उठाए गए। पहला, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया, यानी राजा हो या भिखारी, दलित हो या सवर्ण, महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही कानून होगा। ये पहला। दूसरा बात है, सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया संविधान में। कि सार्वजनिक जीवन में है ना, इस सार्वजनिक जीवन में लिंग, यानी लिंग में स्त्री पुरुष से संबंधित किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी धर्म का होगा, भाषा चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है एवं सार्वजनिक सुविधाओं को उपयोग कर सकता है। संविधान सबको अवसर की समानता दिए जाने की बात कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको न केवल समान अधिकार रहेगा, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी मिलेंगे। यानी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी अर्हताओं को हासिल करने में भी समानता लाई जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर न्यायाधीश पद के लिए कुछ अर्हताएं तय हैं, जैसे LLB डिग्री व वकालत का अनुभव, तो जो कोई उन्हें प्राप्त करता है वह न्यायाधीश पद के लिए आवेदन दे सकता है। LLB का डिग्री ले लिया, वह वकालत कर लिया, तो वो न्यायाधीश पद के लिए जो है क्या करेगा? आवेदन करेगा। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर का पढ़ाई कर लिए, तो आप डॉक्टर का वैकेंसी जो आएगा उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर लिए, तो जब इंजीनियर का वैकेंसी आएगा तो आप इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे। आप कलेक्टर का तैयारी कर लिए तो आप कलेक्टर के लिए जो है अप्लाई करेंगे। आप पटवारी के लिए कर लिए तो पटवारी का, शिक्षक के लिए किए तो शिक्षक का। इस तरह से जो है सभी को अवसर दिया जाएगा समान रूप से। ठीक है। एक समस्या उत्पन्न होता है कि यहाँ पे ST SC OBC का समस्या तो है, वहाँ तो समानता नहीं है, उनको आरक्षण दिया गया है। बट वैसा कुछ नहीं, वो देखिए कि वो कम ड्यूरेशन के लिए रखा गया है, ताकि पिछड़े विशेष जो जाति के लोग हैं उसको समान स्तर तक लाने के लिए वो सुविधा किया गया है। और जैसे ही समान स्तर पर पहुंच जाएंगे ये सब का सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। साथ ही यह शिक्षा और वकालत का अनुभव भारत के हर नागरिक के लिए खुला है। लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी पर पाबंदी नहीं है। ठीक है। न्याय और स्वतंत्रता की तरह समता भी एक दार्शनिक अवधारणा है। हर इंसान को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, शारीरिक रूप से पूर्ण हो या सक्षम, बच्चा हो या वृद्ध, किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो, उसे एक व्यक्ति के रूप में समान आदर और सम्मान मिले और अपने मर्जी अनुसार जीवन जीने के अवसर मिले। उल्लेखनीय है कि संविधान में हर तरह की समता, खासकर आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है।
इस तरह से आपका ये अवसर और समानता की बात हुआ। अब आते हैं हम लोग व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा है, मान सम्मान है, राष्ट्र में एकता की भावना होनी चाहिए, अखंडता, बिल्कुल खंड खंड में नहीं, अखंड भारत, सब एक है। तो देखिए, इससे पहले कहीं गई बातें, यानी इससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थे। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हों, एक साथ रहें और अपने सामूहिकता को बनाए रखें, इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए, यानी एक ही व्यक्ति को आदर्श बनाए और बाकी व्यक्ति को नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी व्यक्ति आदर्श है, सभी व्यक्ति को समान का अधिकार मिलने चाहिए, सभी की गरिमा है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है ना। हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखें, सहयोग करें और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करें, लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए, है ना। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाए। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य अंकित है, जिनके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में इसे निभाना है। अपने जीवन में क्या करना है? निभाना है इसे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा अध्याय 12 भी समाप्त होता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप बना करके अवश्य सेंड करेंगे। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पहला। दूसरा है, यानी 7वां नंबर, आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा, कारण सहित बताइए। हम लोग जितना 5, 6, 7, 8 जितने भी इसका अभी सिद्धांत बात किए, उसमें सबसे अच्छा आपको कौन लगता है, उस पर जो है आप चर्चा कीजिए, यानी उसे लिख करके दीजिए। उसके बाद 5वां नंबर, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? ठीक है। बस इतने ही पहले करने हैं। और एक क्वेश्चन और है जो कि ये पूछा जाता है, ये भी, संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? कौन कौन